हेलो एवरीवन, मैं हूँ हीना और आप देख रहे हैं लीगल परसेप्शन। आज की वीडियो में हम समझेंगे लॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन के बारे में, यानी किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए ऑब्जेक्ट और जो आपका प्रतिफल है, मतलब उद्देश्य और प्रतिफल जो विधिपूर्ण होना चाहिए, तो वो किन दशाओं में विधिपूर्ण या लॉफुल होंगे, वही आज की वीडियो में हम समझेंगे। साथ ही केस लॉ भी डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। तो अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके केवल 150 रुपीज़ में हिंदी लैंग्वेज में और सिंपल लैंग्वेज में कॉन्ट्रैक्ट के नोट्स ले सकते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए उद्देश्य और प्रतिफल विधिपूर्ण होना चाहिए, ये सबसे पहले कहाँ कहा गया है? तो अगर हम भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 10 को समझें तो ये कहती है कि वो सारे करार संविदा हैं, वो सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं जो सक्षम पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति से विधिपूर्ण प्रतिफल के लिए और विधिपूर्ण उद्देश्य के से किए गए हों और उन्हें स्पष्ट रूप से शून्य घोषित ना किया गया हो। अब यहाँ पर ये जो दो पॉइंट हैं कि सक्षम पक्षकार और स्वतंत्र सहमति, ये हम ऑलरेडी पहले ही अलग अलग वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से, वो भी केस लॉ के साथ। लेकिन अब हमारा तीसरा पॉइंट है कि विधिपूर्ण प्रतिफल और विधिपूर्ण उद्देश्य से होना चाहिए कोई भी अगर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बदलना है तो यही अब सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब हमने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यानी जो हमने वैध संविदा की पहली ही वीडियो में शर्तों को डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविदा अधिनियम का जो सेक्शन 23 है, जो धारा 23 है, वो हमें बताती है कि कौन कौन सी दशाएं हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट और उसका प्रतिफल, मतलब उसका उद्देश्य और उसका प्रतिफल जो है वो विधिपूर्ण नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर सेक्शन 23 ये कहता है भारतीय संविदा अधिनियम का कि कोई भी करार है, अगर कोई भी एग्रीमेंट है और उसका अगर कंसिडरेशन और उसका उद्देश्य यानी उसका प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं माना जाएगा अगर ये सारी परिस्थितियाँ उसके अंदर हैं तो सबसे पहले मान लो अगर वो विधि के द्वारा निषिद्ध है। विधि द्वारा निषिद्ध मतलब वो इलीगल है। आप किसी से कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करने का बात करते हो या किसी से कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हो जिसका या तो प्रतिफल या उद्देश्य ही ऐसा है कि उसको लॉ की नज़र में मना किया गया है ना, मना किया गया है लॉ की नज़र में, और फिर भी आप उसके लिए कर रहे हो ऐसा, तो यहाँ पर क्या माना जाएगा कि वो आपका जो प्रतिफल है या आपका जो उद्देश्य है उस कॉन्ट्रैक्ट को करने का वो लॉफुल नहीं है। दूसरा तरीका ऐसी प्रकृति का है कि लॉ के किसी उपबंध को विफल कर देगा। मतलब कोई भी आप अगर एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदल रहे हो तो आप उसको एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए आपने प्रतिफल ऐसा रख दिया या आपने उसका उद्देश्य ऐसा रख दिया जो अगर आप उसको अप्लाई करोगे, उसको लागू करोगे कि वो लॉ के किसी प्रोविज़न को विफल कर देगा, है ना, लॉ के जितना भी कोई भी प्रोविज़न है उसके वो अगेंस्ट है, तो भी आपका जो प्रतिफल है या उद्देश्य है वो विधि विरुद्ध माना जाएगा या लॉफुल नहीं माना जाएगा। तीसरा है अगर वो कपटपूर्ण है, दूसरे के साथ आपको धोखा करना है, तो अगर धोखा करने के लिए आप कर रहे हो किसी के साथ तो भी यहाँ पर उसको गलत ही माना जाएगा। चौथा है उससे किसी के प्रॉपर्टी को या किसी के शरीर को हानि हो रही है। आपने किसी के साथ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि सामने वाले के या तो शरीर को नुकसान होगा या उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान होगा, है ना। जैसे कि आप कह दो कि उसको पीटना है, या ए ने बी से कहा कि तुम्हें सी को पीटना है, ठीक, तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा। तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन है, पीटने के बदले मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ये क्या हुआ? ये आपका लॉफुल नहीं माना जाएगा प्रतिफल, है ना, ये गलत माना जाएगा। तो इसीलिए इसको भी हम कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि उससे सी के शरीर को हानि हो रही है, उसकी प्रॉपर्टी को भी चाहे अगर हानि होती तो भी ऐसा ही माना जाता। इसके बाद जिसे कोर्ट अनैतिक या लोक नीति के खिलाफ करे, यानी कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो इमोरल होगा, अनैतिक होगा, समाज के शिष्टाचार के विरुद्ध होगा, या फिर लोक नीति जो पब्लिक पॉलिसी होती हैं उनके अगेंस्ट होगा। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट जो बताए गए हैं ये आपके सेक्शन 23 में बताए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि अगर इनमें से कोई भी एक पॉइंट है आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो उसका जो भी कंसिडरेशन है, जो भी प्रतिफल है या जो भी उद्देश्य है वो उसका विधि विरुद्ध माना जाएगा, उसको विधिपूर्ण नहीं मानाएंगे, है ना। तो यहाँ पर यही सारी बातें इसमें बताई गई हैं। अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड केस लॉ। जैसा कि मैंने कहा तो सबसे पहला केस आता है बिहारी लाल जायसवाल बनाम CID 1996। ये जो केस है ये आपका इस पॉइंट से संबंधित है
कि अगर किसी भी प्रतिफल या उद्देश्य को जो विधि विरुद्ध है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं अपनाया जा सकता। यानी कि अभी जो हमने ऊपर जो तरीके पढ़े हैं उसमें सबसे पहला क्या था कि विधि के द्वारा अगर कोई प्रतिफल या उद्देश्य निषिद्ध है, तो अगर कोई प्रतिफल उद्देश्य विधि द्वारा निषिद्ध है तो उसको हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं अपना सकते हैं। तो ये केस आपका उसी से डील करता है। इस केस के फैक्ट देख लेते हैं। इस केस में होता क्या है, दरअसल एक प्लेंटिफ यानी कि एक वादी को एक एक्ट के जरिए, एक्ट मीन्स अधिनियम के जरिए शराब की दुकान का लाइसेंस मिला था कि ठीक है वो शराब की जो है बिक्री कर सकता है। एक्ट के द्वारा लाइसेंस का ट्रांसफ़र और उसे चलाने के लिए उसको पार्टनर नहीं बनाना था, मतलब उसको रोक दिया गया था कि तुम इसको चलाने के लिए ठीक है तुम्हें लाइसेंस मिल रहा है बट तुम इसके लिए किसी को पार्टनर नहीं रख सकते। अब बाद में उसने क्या किया, उसको मना किया गया था कि वो पार्टनर नहीं रख सकता, लेकिन फिर भी उसने एक व्यक्ति को बाद में जो डिफेंडेंट था उसको अपने यहाँ पर पार्टनर बना लिया। अब कोर्ट ने कहा कि भाई इसने पार्टनर बनाकर उस एक्ट का उल्लंघन किया है, क्योंकि लॉ के द्वारा उसको मना किया गया था, उसको लाइसेंस जो है इसलिए दिया गया था कि वो किसी को पार्टनर ना बनाए, वो अपना काम चलाता रहे, लेकिन उसने फिर भी उस अधिनियम का उल्लंघन किया उसने, और उसने किसी को पार्टनर रख लिया अपने उस शराब के काम को चलाने के लिए। तो यहाँ पर कहा कि ऐसी भागीदारी जो है वो वॉइड होगी, मतलब जो उसने पार्टनरशिप की थी उस व्यक्ति के साथ उसको वॉइड माना गया, उसको शून्य माना गया। तो ये जो आपका केस है ये डील कर रहा है आपका इस पॉइंट से कि अगर किसी प्रतिफल या उद्देश्य ही आपका विधिपूर्ण नहीं है तो वो सबसे पहला तरीका यही है कि वो विधि द्वारा अगर निषिद्ध है तब उसको माना जाएगा कि वो विधिपूर्ण नहीं है, चाहे प्रतिफल हो चाहे उद्देश्य हो। नेक्स्ट केस हम डिस्कस करेंगे फतेह सिंह वर्सेस सावंत सिंह। ये केस आपका संबंधित है विधि के उपबंधों को विफल करने से संबंधित। दूसरा पॉइंट हमने यही पढ़ा था। इस केस में होता क्या है, इलाहाबाद कोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि जब किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाता है तो उस जमानत का उद्देश्य यही होता है कि जो व्यक्ति पहले से ही जेल में बंद है, अभियुक्त है और उसकी कोई जमानत ले रहा है, एक बाइज्जत व्यक्ति जो सोसाइटी में पूरी इज्जत के साथ रह रहा है, वो क्या कर रहा है, उस व्यक्ति की जमानत लेता है जो जेल में बंद होता है। और वो किस लिए जमानत लेता है कि ये व्यक्ति जब भी कोर्ट इसको बुलाएगी तो ये हाजिर होगा कोर्ट के सामने, तो उसकी उपस्थिति की एक तरीके से व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है जब वो किसी की जमानत देता है। तो अगर जिम्मेदार व्यक्ति ही खरीद लिए जाए, कोर्ट ने कहा जिम्मेदार व्यक्ति कौन, जो जमानत दे रहा है किसी की, तो अगर वो व्यक्ति ही खरीद लिए जाएं तो जो लॉ का उद्देश्य था, जमानत का उद्देश्य क्या होता है, किसी को छोड़ देना, उसकी अगर कोई जमानत ले लेगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा। अब अगर मान लो वो इज्जतदार व्यक्ति जो किसी को जमानत पर छुड़वा सकते हैं वही खरीद लिए जाएं तो ये उद्देश्य तो बिल्कुल ही विफल हो जाएगा। इसको आप क्या कहोगे, ये लॉ का जो पर्पस था, किसी प्रोविज़न का पर्पस था, वो विफल हो गया। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही बात कही है और ये हमारा संबंधित है कि जब हमारा प्रतिफल या हमारे उद्देश्य लॉफुल नहीं होगा, विधिपूर्ण नहीं होगा, कब, जब वो विधि के किसी उपबंध को विफल करने वाला हो। थर्ड केस है मनीराम वर्सेस पुरुषोत्तम लाल। अब ये जो है ये आपका है कपटपूर्ण से रिलेटेड। एक पॉइंट ये भी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं माना जाएगा अगर वो कपटपूर्ण है ना, चाहे तो उसका उद्देश्य कपटपूर्ण हो या फिर उसमें प्रतिफल आपका कपटपूर्ण हो। तो यहाँ पे मनीराम वर्सेस पुरुषोत्तम लाल के केस में क्या होता है कि जो प्लेंटिफ था और प्रतिवादी था, एक डिफेंडेंट था एक प्लेंटिफ था, दोनों के बीच में, वादी प्रतिवादी के बीच में ये समझौता हुआ कि जो प्रतिवादी रेलवे कंपनी है वो उसे अपने नाम से ठेका लेगा, मतलब रेलवे कंपनी से वो ठेका ले लेगा। तो प्रतिवादी थी यहाँ पे रेलवे कंपनी, तो और वास्तविक ठेकेदार को इसको बनाया जाएगा, प्लेंटिफ को बनाया जाएगा, वादी को बनाया जाएगा। अब दोनों के बीच में विवाद हो गया, वादी और प्रतिवादी रेलवे कंपनी के बीच में। जब विवाद होने लगा तो वादी ने वो जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको पालन कराना चाहा कि मैंने जो इसके साथ रेलवे कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है इसको कहो रेलवे कंपनी को कि वह अपने कॉन्ट्रैक्ट का पालन करे। अब कोर्ट ने ये कहा जब मामला कोर्ट पहुंचा कि जो कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य था वो रेलवे कंपनी के साथ फ्रॉड करना था, इसलिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जो था वो वॉइड था। तो यहाँ पर भी कोर्ट ने ये माना कि इसमें या तो प्रतिफल या उद्देश्य, अगर किसी भी मामले में प्रतिफल और उद्देश्य आपका इन पांचों पॉइंट में से कोई एक आधार है तो फिर वो विधिपूर्ण नहीं माना जाएगा, और ऐसा ही इस केस में माना गया।
और यहाँ पे प्रतिवादी रेलवे कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में अपने इस पॉइंट को समझने की कोशिश की है कि कब हमारा प्रतिफल और उद्देश्य लॉफुल है और कब नहीं है। जो सेक्शन 23 है आपका भारतीय संविदा अधिनियम का, वो हमें वो सारे पॉइंट बताता है जिस पर हमारा प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं होगा। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप चाहें तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ढेर सारे नोट्स और PDF मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।